हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के 7th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमी। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएं। प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए ताकि सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट पार्ट में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा था ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने सबको डिटेल में पढ़ा था कि नेशनल हाईवे क्या होता है, सुपर नेशनल हाईवे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्या होता है, राइट। तो देखो, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और फिर अदर रोड्स, ये सब हम पढ़ चुके थे। साथ ही बॉर्डर रोड्स भी पढ़ रहे थे हम। तो आज हम बॉर्डर रोड को ही कवर करेंगे। बॉर्डर रोड्स में देखिए, बॉर्डर रोड्स ऐसे रास्ते होते हैं जो क्या मेंटेन करते हैं, बॉर्डर एरियाज। अब बॉर्डर एरियाज कौन सी, देखो भारत का ये नीचे वाला हिस्सा तो क्या है, समुद्री इलाका है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो इलाका है, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो नेपाल और भूटान वाला इलाका है, फिर ऊपर जो है हमारा ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर वाला इलाका, और फिर इधर हमारे देश का तो ये सारा जो इलाका है यहाँ, ये देखो आप एक सेकेंड, ये वाला जो इलाका है ये हमारे देश का क्या है, लैंड बॉर्डर शेयर्स करता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जितनी जल्दी से जल्दी क्या पहुँचाया जा सके, बॉर्डर इलाकों पे हम अपनी सेना को फूड सप्लाई कर सकें, आर्म्स यानी कि गोलियाँ, बम, बारूद सप्लाई कर सकें, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी पूरी आर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह, मान लो यहाँ हमला हो रहा है, यहाँ के सोल्जर्स कम हो गए किसी वजह से, तो हम दूसरी जगह से फट से सोल्जर्स भेज सकें। इसके लिए बॉर्डर पे रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, इसलिए ताकि यह जितने भी बॉर्डर्स हैं जहां बहुत ज़रूरत होती है रास्तों की, ऐसे रास्तों का वो निर्माण कर सके और ऐसे रास्तों को मजबूत से मजबूत बना सके ताकि बुरे वक्त में ये साथ दें। ठीक है, ये देखो, दिज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। ये रोड हमें उस जगह भी जाने की सुविधा प्रदान करती है जहां बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टेरेन्स में भी जाने का मौका और सुविधा प्रदान करती है। और जब देश में बॉर्डर इलाके सुरक्षित होते हैं तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ करना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए ये डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। ये देखो, ये एक सड़क है जो आप कितना ख़तरनाक है, देखो ये कुछ इस तरह से जा रही है सांप की तरह, ठीक है। तो ये कितनी डिफ़िकल्ट है, दोनों तरफ से, सिर्फ इधर से भी देखो आप पहाड़, इधर से भी देखो आप पहाड़, फिर भी यहाँ रास्ता बनाया गया ताकि सोल्जर्स हमारे बॉर्डर्स को महफूज रख सकें, सुरक्षित रह सकें। अब आप ये वाला रास्ता देखो, यहाँ पर ये सारा ये रोड किस तरह से मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया है। तो देखो, रोड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शंस। तो हमने सबसे पहले तो लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया था, सुपर नेशनल हाईवेज, उसके बाद नेशनल हाईवेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और उसके बाद बॉर्डर रोड्स, ये हो गए। अब अगर हम इस बेस पर डिपेंड करें कि रोड किस मटेरियल से बना है, उसके बेस पर अगर क्लासिफाई करें तो हम मेटल्ड या अनमेटल्ड रोड के नाम पर कह सकते हैं, दो डिवाइड कर सकते हैं। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट, मतलब जो मेटल के रोड्स होते हैं वो सीमेंट और कंक्रीट के बने होते हैं,
और इवन बिटुमन ऑफ कोयल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। तो जो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमन ऑफ कोयल से मिलाकर बनाया जाता है, ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं, हर मौसम में साथ देती हैं। अनमेटल रोड्स क्या है? अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। तो अनमेटल यूज में क्या किया जाता है? रास्तों को सिर्फ मिट्टी विट्टी भर दी जाती है, ठीक है, रास्ता साफ कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है, बट इस पर कुछ भरा नहीं जाता। तो ये रास्ते जब बारिश होते हैं तो इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि आप हैंगिंग गार्डन का मज़ा ले पाओ, झूला झूल सकते हो। ओके, तो अब हम बात करेंगे रेलवेज़ की, ठीक है। रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि रेलवेज में ज़्यादा लोग हों तब, या फिर ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्वांटिटी में और वेट में सामान हो तब, और डिस्टेंस ज़्यादा हो, जब सब कुछ ज़्यादा हो तब रेलवे का यूज होता है, ठीक है। फ्रेट यानी कि बोझा ढोने के, और पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को लेकर जाने के लिए रेलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ मतलब एक जगह से खरीदो दूसरी जगह बेचो। दिल्ली में मान लो कि हेडफोन 30 रुपये का मिलता है और हमारे डिब्रूगढ़ में मिलता है 120 रुपये का, ठीक है। तो दिल्ली से क्या किया गया कि 30 रुपये के हिसाब से 10,000 पीस खरीदा एक इंसान ने, ठीक है, और वो लेकर आ गया दिल्ली डिब्रूगढ़ में, और डिब्रूगढ़ में वो बेचना शुरू करता है 60 रुपये का। तो पर जो हेडफोन है उस पर वो 30 रुपये कमा सकता है। तो यही सेम चीज़ है कि इसी तरह रेलवे क्या करता है? फेरीज को, बिजनेसमैन को हेल्प करता है। साइट सीइंग यानी कि अगर आपको बहुत खूबसूरत घूमने का मन है, जैसे कि मुझे अभी घूमने जाने का मन है केदारनाथ, ठीक है, सच में मन है, ये वीडियो के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, तो केदारनाथ जाने का मन है, तो केदारनाथ जाने के लिए भी हमें मतलब रेलवे का फ़ायदा उठा सकते हैं। पिलग्रिमेज यानी कि अच्छी अच्छी जगह जैसे केदारनाथ, ऊपर से चंडी देवी, मनसा देवी, ठीक है, ऐसी और ढेर सारी जगहों पर आप घूमने के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटेड फोर्स ऑफ मोर देन 100 ईयर्स। तो लगभग 150 सालों से हमारे देश में चल रहा है रेलवे। सबसे पहली रेल मुंबई टू थाने चली थी, इतना याद रखिएगा, आज से 150 साल पहले। ओके, रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सड़क, ट्रेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स जाती हैं, और ये हमारे देश की इकोनॉमी को और भी अच्छा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। द इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द कंट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग इसी में काम करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कहाँ काम करते हैं? इंडिया में। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, मैंने कहा था ना मुंबई से थाने के लिए रेल चली थी 1853 में, और ये 34 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करती थी। इतना ज़रूर याद रखिएगा प्लीज़। द इंडियन रेलवे इज़ नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। तो इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक। तो जैसी लोकेशंस होती हैं ना, जैसा फिजियोग्राफिक होता है कंट्री, मतलब जगह का, उस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है रेलवे को, ठीक है। रेलवे नेटवर्क को उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक डिवीज़न भी किया गया है इकोनॉमी के बेस पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया है। देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन विद द वास्ट लेवल लैंड्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? लगभग लेवल लैंड्स जो हैं
वो और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। However, a large number of rivers requiring constructions of bridges across their wide beds poses from some obstacles। मान लो कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अचानक से यहाँ क्या आ गई, एक रिवर आ गई। ठीक है, ये रिवर आ गई, तो अब आप रिवर के लिए क्या करोगे, रिवर के लिए आप यहाँ पे एक पुल बनाओगे। पुल बना लिया, फिर आप बहुत आगे गए, फिर यहाँ एक माउंटेन आ गया। क्या आ गया, माउंटेन आ गया। अब माउंटेन के ऊपर से नहीं जा सकते तो माउंटेन के भीतर एक टनल बना लिया। क्या बनाया, टनल बना दिया हमने, गुफा बना दी या सुरंग बना दी। ठीक है, और टनल के भीतर से निकल गए। तो इस तरह से ऑब्स्टेकल्स को यानी कि अवरोधों को पार करते हुए, सड़क के बीचों बीच जो बाधाएं आ रही हैं उन सबको पार करते हुए आप, रेलवे हमारी क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन करती है। कहीं टनल बनाती है तो कहीं ब्रिजेस बनाती है। इन द हिली टेरेन ऑफ द पेनिसुलर रीजन, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं पेनिसुलर रीजन्स में, रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स। तो जो छोटी छोटी पर्वतें हैं उस पर से जाती है, या फिर जो गैप होता है ना उसमें से चली जाते हैं। और मैंने बताया दिया था कि टनल भी बनाए जाते हैं। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स। हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स इलाके जो हैं, पर्वतीय इलाके, वो बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं रेलवे की कंस्ट्रक्शंस के लिए। लेकिन रेलवे की इम्पोर्टेंस हो जाती है कभी कभी ज़्यादा सामान लेकर जाने के लिए। इसका एक रीज़न ये भी है कि बर्फ़ गिरती है तो भी रेलवे लाइंस को इफ़ेक्ट पड़ता है। और हिमालयन जो माउंटेन्स है ये अभी भी यंग माउंटेन्स है, ये ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स। तो जो सैंडी प्लेन्स है, जो रेतीले प्लेन्स है, उस पर भी रेलवे लाइन्स को बिछाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान में, या फिर जो स्वैम्प होता है ना, स्वैम्प ऑफ राजस्थान, गुजरात, सॉरी, मतलब गीली मिट्टी में भी आप नहीं लगा सकते। फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी नहीं लगा सकते आप, जंगलों के बीच से गुजरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से अलग अलग, मतलब रेलवे को कितनी सारी तकलीफ़ों को पार करके जाना पड़ता है वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो अब देखो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे इलाकों में फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। द कंटीजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस। तो कुछ घाट्स के थ्रू ही हम कहाँ से पास हो सकते हैं, सह्याद्री से। इन रिसेंट टाइम, आज की डेट में हम बात करें तो इन डेवलपमेंट्स ऑफ कोंकण, कोंकण के डेवलपमेंट्स, रेलवे अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ द इंडिया। तो बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट रीजन्स में पैसेंजर्स और सामान को लेकर जाता है। ठीक है, इस तरह से डेवलप किया गया है कोंकण रेलवे को। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके साथ ही इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स, कभी कभी डूब जाती हैं क्या, पटरियाँ। सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स, कभी कभी स्ट्रेचेस और कभी कभी भूस्खलन की वजह से ऐसा होता है, ज़मीन अगर खिसक जाती है कभी कभी तो। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में क्या हो गया है, रेलवे मोर इम्पॉर्टेंट हो गया है देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी किसी भी एयरपोर्ट से भी और रोडवेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलवेज। लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल, लेकिन इसमें कुछ तकलीफ़ें भी हैं, दिक्कतें भी हैं। मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट, बहुत सारे लोग बिना टिकट के ही ट्रेवल करते हैं, इससे नुकसान होता है देश को। कुछ लोग चोरी कर लेते हैं सामान बहुत तरह की, जैसे मान लो कोयले की मालगाड़ी जा रही है, इसमें ढेर सारा एक लाइन से ऐसे कोयला जा रहा है, तो इसमें से कुछ कोयला
ऊपर चढ़ जाते हैं लोग किसी किसी वजह से, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बहुत सारा कोयला चुरा लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रैवल होके जाती हैं उसमें से वो चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह की चोरी भी होती है। कभी कभी डैमेज भी हो जाता है, मतलब डैमेज प्रॉपर्टी का मतलब आप पत्थर मारो रेलवे के शीशों पर, या फिर पथराव करते हैं, कभी कभी लोग ट्रेन जला देते हैं गुस्से में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पीपल स्टॉप द ट्रेन, लोग ट्रेन को जहाँ मन वहीं रोक देते हैं, ठीक है, बिना मतलब के चैन खींच देते हैं और उसका फ़ाइन भी नहीं पे करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है भारतीय रेलवे को, और ये सब चीज़ें हमें सोचनी भी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिल्कुल अलग और बिल्कुल नया है, ठीक है। कैसे, ये दिखाते हैं हम। एक बार पहले समझ लेते हैं पाइपलाइंस। देखिए, जैसे कि आप इंटरनेट यूज करते हो, तो इंटरनेट समुद्र में ना बहुत भीतर तक, मतलब ये मतलब हमारा समुद्र है, तो यहाँ से लेकर पूरा ईरान, अमेरिका, हर जगह इस तरह से ना वायर्स फैली हुई हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। और इन हैवी वायर्स की मदद से ही हम इतना फास्ट इंटरनेट यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो आप पाइपलाइंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ट्रेवल करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह जो है, ये भी पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह रिफाइनरीज तक जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो, इन द पास्ट देयर वेयर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन द सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज। पानी पहले पानी की गाड़ियाँ आती थी ना, उससे पानी सप्लाई होता था, लेकिन नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, उसमें से आप केरोसिन अलग करते हो, डीजल अलग करते हो, पेट्रोल अलग करते हो, उसी में से मोम निकलता है और कुछ तरह की गैसें निकलती हैं, कुछ और केमिकल्स निकलते हैं। इन सब चीज़ों को अलग किया जाता है क्रूड ऑयल से, तो इसे कहते हैं कच्चा तेल। और इसको भी बड़ी बड़ी पाइप्स के थ्रू बहुत दूर दूर तक लेकर जाया जाता है, जहाँ रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, इन सब चीज़ों को आजकल पाइपलाइंस के थ्रू ट्रेवल कराया जाता है, ठीक है। देखो, मैंने बताया ना, रिफाइनरीज यानी कि तेल शोधनागार, हिंदी में तेल शोधनागार कहा जाता है, वहाँ तक इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। कुछ खाद वगैरह होते हैं, उनको फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक लेकर जाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स तक लेकर जाया जाता है। सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। अगर कोई चीज़ ज़्यादा सॉलिड है तो हम उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर उसको हल्का सा ढीला कर लेते हैं, गीला टाइप का कर लेते हैं, स्लरी बना लेते हैं और उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरी इज लाइक, देखो रिफाइनरी एक बरौनी में है, एक मथुरा में है, एक पानीपत में है, और गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थ्रोड आउट थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। तो ये सब कुछ हो पाता है पाइपलाइंस के थ्रू। पाइपलाइंस के थ्रू बरौनी, मथुरा और पानीपत वगैरह में पेट्रोलियम जाता है, क्रूड ऑयल जाता है, वहाँ से अलग अलग केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और फिर उन सब चीज़ों का हम यूज कर पाते हैं। पाइपलाइंस के थ्रू ट्रेवल करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो में जाता है सामान, तो कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम होता है, मिनिमल होता है, ठीक है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन, 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइंस को जाने के लिए। देखो, फ्रॉम द ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, उत्तर प्रदेश तक, ये कहाँ कैसे जाती हैं, विया गुवाहाटी, बरौनी जाती हैं और इलाहाबाद जाती हैं। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी, बरौनी की ही एक शाखा है हल्दिया में, ठीक है। तो ये राजबंद जाती है, राजबंद से मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ये पाइपलाइंस है। और एक पाइपलाइन है फ्रॉम सलाया इन गुजरात, सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब।
और ये जाती है विया विरमगम, मथुरा और दिल्ली। तो इस तरह से रुकती हुई सोनीपत होती हुई जाती है। ठीक है। गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। तो जो गैस पाइपलाइन है वो जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश गुजरात से होती हुई जाती हैं, और ये विया जाती हैं विजयपुर इन मध्य प्रदेश होती हुई जाती हैं। ठीक है। इसकी एक ब्रांच है जो कोटा राजस्थान में है, और शाहजहाँपुर, बबराला और अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वाटरवेज की, जल मार्ग। सिंस द एंशियंट पीरियड, हमेशा से आपको अच्छी सर पता होगा कि अंग्रेज जब आए थे तो कहाँ आए थे, शिप के थ्रू आए थे। ठीक है। और सबसे पहले वो मद्रास, सूरत, कोलकाता, वेस्ट बंगाल ऐसे इलाकों पर आए थे। राइट। क्यों? क्योंकि ये वाटरवेज का मेन ऑप्शन था, तो यहाँ अच्छे पोर्ट्स थे। तो मतलब पुराने समय से ही जो क्या जल मार्ग को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्री। सी फेयरिंग कंट्री मतलब यहाँ ढेर सारे नाविक आते रहे हैं। इट्स सी मैन सेल्ड फार एंड नियर दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। और जब सी मैन एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो भारत से वो बहुत सारे सामान भी लेकर जाते थे, और साथ ही साथ इंडिया का कल्चर भी लेकर जाते थे। अलग अलग तरह के मसाले, कपड़े, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती थी। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट क्यों है मैं बताता हूँ। पहले जो बोट्स होती थी उसमें मोटर नहीं होता था, वो चलती थी हवाओं पे। ठीक है। ये मान लो बोट है, तो आपने बोट को देखा होगा कुछ इस तरह से बोट पे पर्दे लगे होते थे, और ये पर्दों को ना वाटर एयर के डायरेक्शंस में मोड़ दिया जाता था, तो वो उस डायरेक्शन में घुमाने में हेल्प करती थी। तो इस तरह से एयर और वाटर के फ्लो को यूज करके बहुत कम फ्यूल पर बहुत ज़्यादा दूरी तय की जा रही थी। ठीक है। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है। तो इसमें कुछ फ्यूल बहुत कम लगता था और एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान होता था, इसलिए इसका ज़्यादा यूज होता था। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर लंबा वाटरवेज अवेलेबल है। आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनिज्ड वेसल्स। तो जो ये वाटरवेज है इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है। आप ये देखो एक बोट पर मतलब कितने लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ इतने लोग, यहाँ इतने लोग, ये सब लोग बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ आप देखो कार, साइकिल, ठीक है, सब कुछ कैरी करता है एक बोट। तो इतना यूज होता है बोटर का। देखो द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ये 1,620 किलोमीटर का। वैसे रिवर में या फिर समुद्र में डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स में काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो ये जो है गंगा रिवर के बिटवीन इलाहाबाद से हल्दिया का जो 1620 किलोमीटर का है, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है। उसके बाद नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा में है, सदिया से धुबरी के बीच। वैसे सदिया पर अब एक ब्रिज बन गया है। ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा। द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, केरला का जो है वो 205 किलोमीटर का है, ये न्यू वाटरवेज नंबर 3 है। तो इस तरह से ये सारी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। देयर आर सम अदर इनलैंड वेज ऑन विच सब्सटेंशियल दीज आर, देखो मांडवी, जुआरी एंड
कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक, ये सब कुछ और वाटरवेज हैं भारत में। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडियाज ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज, भारत जो दूसरे मतलब देशों से व्यापार करता है वो भी बड़े बड़े पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों से करता है। पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है, यहाँ कोई बंदर नहीं रहते, ठीक है। लोकेटेड अलोंग द कोस्ट, कोस्ट यानी समुद्री किनारों पर रहते हैं। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि जितना व्यापार होता है उसका 95%, 95% ट्रेड वॉल्यूम जो है वो वाटरवेज से ही, समुद्र के रास्ते से ही आता और जाता है, ठीक है। अब अगर हम मेजर सी पोर्ट्स की बात करें, मुख्य बंदरगाहों की बात करें, तो विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ, भारत की कोस्ट लाइन कितनी है 7516.6 किलोमीटर। इंडिया इज डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर, मतलब 12 सबसे बड़े सी पोर्ट्स और उसके बाद 200 छोटे मोटे पोर्ट्स हैं। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल, और ये जो बड़े वाले पोर्ट्स हैं यही 95% इंडियाज फॉरेन ट्रेड को रन करते हैं। कांदला इन कच्छ, याद रखिएगा, कांदला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले कांदला कच्छ नाम के गुजरात में इसको डेवलप्ड किया गया, बनाया गया, ठीक है, जो मुंबई पोर्ट का पूरा व्यापार देखता था, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कराची का बंदरगाह था तो वो पाकिस्तान में चला गया आज़ादी के बाद, तो इसीलिए हमें कांदला का बनाना पड़ा। कांदला को एक और नाम से जाना जाता है और वो है दीनदयाल पोर्ट। क्या है? दीनदयाल पोर्ट। और याद रखिएगा ये गुजरात में है। It caters to convenient handle to export and import of highly productive granary and industrial belts stretching across the states of Jammu and Kashmir. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पर सामान यहाँ से जाता है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विथ ए स्पेसियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। तो मुंबई बहुत बड़ा पोर्ट है और इस पोर्ट का नाम है, क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, द मुंबई पोर्ट, एंड सर्व एज हब पोर्ट ऑफ द रीजन। हब पोर्ट भी माना जाता है। मरमगांव पोर्ट, मरमगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा। इज द प्रीमियम आयरन ओरे एक्सपोर्टिंग, यहाँ से लोहे के अयस्क एक्सपोर्ट किए जाते हैं, विदेशों में बेचे जाते हैं, ठीक है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ द इंडियाज आयरन ओरे एक्सपोर्ट। 50% आयरन अयस्क को इसी पोर्ट से बेचा जाता है। कौन सा पोर्ट था? याद है, मरमगांव पोर्ट। कहाँ था? गोवा में। एक नया मैंगलोर पोर्ट बना जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये क्या करता है? ये भी आयरन ओरे को कंसंट्रेट करता है। और ये कौन से माइन से लेकर आता है? कुंद्रेमुख माइन से, खदान से लेकर आता है। एक और पोर्ट है कोची। कोची इज द साउथ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेटेड एट द एक्सट्रीम एक्सट्रांस ऑफ लगून विथ ए नेचुरल हार्बर। ओके, अब देखो, मूविंग अलोंग विद द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, यू शुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटिकोरिन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है टूटिकोरिन। दिस पोर्ट हैज ए नेचुरल हार्बर एंड रिच इन hinterland. Thus, it has a flourished trade handling of a large variety of cargoes. तो बड़े बड़े कार्गोज शिप आते हैं यहाँ पर और उससे क्या होता है? बहुत सारा सामान लोड किया जाता है और सामान आता और जाता है बड़ी बड़ी शिप्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।